हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर अवर इन्वायरमेंट के टेस्ट जो पार्ट बच गए थे उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने इकोसिस्टम के कंपोनेंट और फूड चेन और फूड वेब को डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। So, how do our activities affect the environment? We are an integral part of the environment. Changes in the environment affect us and our activities change the environment around us. तो हम जो है इस environment के बहुत ही important part है, और जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है या फिर जो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमको अफेक्ट करते हैं, और हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो भी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। वी हैव ऑलरेडी सीन in class 9 how our activities pollute the environment. In this chapter, we shall be looking at two of the environmental problems in detail, that is depletion of the ozone layer and the waste disposal. तो क्लास 9 में या फिर प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से हमारी एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। इसका एक एग्जांपल हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं कि जब हम अपने फील्ड्स में पेस्टिसाइड्स को ओवर स्प्रे करते हैं तो वो क्या रहता है कि वो प्लांट जो है उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और फिर जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ में वो फ्लो करके कहाँ चले जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में, और वाटर बॉडीज़ को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। तो इस चैप्टर में हम दो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक है डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर और सेकेंड है वेस्ट डिस्पोजल। Ozone layer and how it is getting depleted. Ozone O3 is a molecule formed by the three atom of oxygen. तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। और अगर ये पूछे कि हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन ओजोन, तो वहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 एटम्स। While O2, which we normally refer to as oxygen, is essential for all the aerobic form of life. वही जो O2 जो ऑक्सीजन का फॉर्मूला है ये हमारे एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन, इन सब के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। ओजोन इज़ अ डेडली पॉइजन। यहाँ से आप ओजोन के लिए एक और कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर सकते हो कि ओजोन कैसी कैसे डेडली पॉइजन। However, at the higher level of the atmosphere, ozone perform an essential function. वही जो एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पर ओजोन क्या करती है, एक परफॉर्म करती है एज एन इसेंशियल फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है, इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये जो अर्थ के सरफेस को सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म, और ये जो रेडिएशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डैमेजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉन टू कॉज कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग में ह्यूमन बींग में कैंसर कॉजिंग फैक्टर होती है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमको ये बता रखा है कि किस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है जब वो ओजोन पे गिरती है तो ये ऑक्सीजन पे गिरती है, तो ऑक्सीजन को दो ऑक्सीजन एटम में डिवाइड कर देती है, और इन्हीं को हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। जो जिसमें आपको अकेला ऑक्सीजन का एटम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। The higher energy UV radiation split apart some molecules oxygen into a free oxygen O atom, and these atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone as shown in। तो जैसा कि हमको यहाँ पे बताया हुआ है कि O2 पर जब UV रेज एक्ट करती है तो ये इसको दो फ्री O एटम में स्प्लिट कर देती है, और ये O एटम फर्दर O2 के साथ में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, O3 ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s, and the decrease has been linked to synthetic chemical like क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 1980 में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो अमाउंट ऑफ ओजोन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, शार्पली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसका जब रीजन ढूंढा गया तो वहाँ से हमको पता चला कि इसके लिए एक केमिकल रेस्पॉन्सिबल है। उस केमिकल का नाम क्या है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विच केमिकल या फिर विच केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन या फिर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, which are used as a refrigerants and in fire extinguisher. In 1987, the United Nations Environment Program (UNEP), यहाँ से आप इसकी ये फुल फॉर्म याद रख सकते हो, succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 लेवल। तो UNEP जो था वो 1987 में ये एग्रीमेंट फोर्स करने में, मतलब कि लागू करने में कामयाब रहा कि जो CFC का प्रोडक्शन है वो 1986 के लेवल तक ही बना रहे। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और थ्रू आउट द वर्ल्ड सारी रेफ्रिजरेटर कंपनी के लिए मैंडेटरी कर दिया कि वो अपने रेफ्रिजरेटर में CFC को एज ए रेफ्रिजरेंट्स यूज़ नहीं कर सकते। एक और बात, जो ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट में। The thickness of the ozone layer is measured in a Dobson unit, and one Dobson unit represents the amount of ozone that would form a layer of 0.01 millimeter thickness at the standard temperature and pressure if compressed into a pure sheet. Typically, the ozone layer's thickness ranges from about 200 to 500 Dobson unit depending on the location and season. तो यहाँ से एक पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस को हम किस में मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट में। और एक डॉप्सन यूनिट इक्वल टू होता है 0.01 मिलीमीटर। और हमारी जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो 200 से 500 डॉप्सन यूनिट तक है। इट मीन्स 200 1 डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ से 200 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर। तो अगर थिकनेस हमको मिलीमीटर में पूछे ओजोन लेयर की तो वो कितनी होती है, 2 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर। अब हमारा जो नेक्स्ट अगला इसमें टॉपिक है, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। In our daily activities, we generate a lot of material that are thrown away. हमारे डेली एक्टिविटीज़ में हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल या ऐसे चीज़ों को यूज करते हैं जिनको हम एक बार यूज करने के बाद में फेंक देते हैं। What are some of these waste material? What happen after we throw them away? Let us perform an activity to find answer to these questions. तो बेसिकली इसमें ये बताया हुआ है कि what are some of these waste material, तो ये कौन से वेस्ट मटेरियल है और क्या होता है जब हम इन्हें फेंक देते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी 13.5 जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम। This could include all the waste generating during a day like kitchen waste, spoiled food, vegetable peels, used tea leaves, milk packets and the empty cartons. Waste paper, empty medicine bottle, strips, bubble bags, old and torn clothes and broken footwear. Bury this material in a pit in the school garden, or if there is no space available, you can collect the material in an old bucket, फ्लावर पॉट एंड कवर विथ एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर जो भी हमको चीज़ें बताई गई है उनको हमको कलेक्ट करना है और उनको क्या करना है कि एक कहीं पे भी गार्डन या स्पेस हो वहाँ पर आपको उसको गड्ढा करके उसको इसके अंदर डाल देना है और फिर उस गड्ढे को वापस से मिट्टी के साथ में, सॉइल के साथ में आपको क्या कर देना है, कवर कर देना है। और अगर आपके पास में ऐसी कोई जगह नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, किसी बकेट में इन सब जो मटेरियल है इनको डाल सकते हो और उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, मिट्टी को डाल सकते हो। कीप द मटेरियल मॉइस्ट एंड ऑब्जर्व एट 15 डेज इंटरवल। तो आपको उस मटेरियल को मॉइस्ट मतलब टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा पानी उसमें देता रहना है और 15 दिन के इंटरवल में उसको चेक करना है। What are the material that remain unchanged over a long period of time? What are the material which change their form and structure over time? Of these materials that are changed, which one changed the fastest? तो यहाँ से हमको ये बताना है कि ऐसे कौन से मटेरियल है जो अनचेंज रहे, ऐसे कौन से मटेरियल है जिनके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया और जो जिनमें भी चेंज आया उनमें कितना फास्ट
चेंज आया है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा जो स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पील्स, यूज टी लीव्स, ये जो ऐसी चीज़ें थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वही जो मिल्क पैकेट्स है, एम्प्टी कार्टन्स है, मेडिसिन बॉटल है, स्ट्रिप है, बबल पैक है, ये सारी चीज़ें, वॉर्न क्लोथ्स है, क्लोथ्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो ब्रोकन फुटवेयर, जो सिंथेटिक फुटवेयर हो गए, ये सारी जो चीज़ें होगी वो अनचेंज रहेगी। वही जो आपके स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पिल्स, टी लीव्स, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इनमें से भी तेज़ी से चेंज कौन से होने वाले हैं आपके, लाइक वेजिटेबल पिल्स एंड स्पॉइल्ड फूड। We have seen in this chapter on life process that the food we eat is digested by the various enzymes in our body. And have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? Enzymes are specific in their action, and specific enzymes are needed for the breakdown of the particular substance. तो चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे जो फूड में न्यूट्रिएंट होते हैं, उन अलग अलग न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। क्यों एक ही एंजाइम सारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सारे एंजाइम के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। उसी तरह से अलग अलग मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनी energy if we try to eat coal. Because of this, many human made material like plastic will not be broken down by the action of bacteria or other saprophyte. These material will be acted upon by a physical process like heat and pressure, but under the ambient condition found in our environment, these persist for a long time. अब इसी वजह से ये लाइक जो प्लास्टिक है, कांच है, ये सारी चीज़ें हमारे जो इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया और सैप्रोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इनके द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो सकते, ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। इसकी वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही परजिस्ट, ऐसे ही बने रहते हैं। Substance that are broken down by the biological process are said to be biodegradable. तो ऐसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेड हो जाए, उनको हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। हाउ मैनी ऑफ दिस सब्सटेंस आर बरीड वर बायोडिग्रेडेबल। तो हमने जो उस एक्टिविटीज़ में जिन मटेरियल को बरीड किया था, उनमें से कितने सब्सटेंस थे वो बायोडिग्रेडेबल थे। तो उनमें से कौन कौन से हो जाएंगे आपके, स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पिल्स था आपका, और किचन वेस्ट। How many of these substances you buried were biodegradable? Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. और जो सब्सटेंस बैक्टीरिया के एक्शन से डिग्रेड नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। This substance may be inert and simply persist in the environment for a long time or many harm the various member of the ecosystem. तो इनमें से कुछ सब्सटेंस ऐसे हो सकते हैं जो इनर्ट हो, मतलब कि वो किसी भी तरह से डिग्रेड होगे ही नहीं, और कुछ होगे जो लंबा टाइम लेंगे डिग्रेड होने में, और ये क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को बहुत ही अलग अलग तरीके से हार्म करते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे, Why are some substances biodegradable and some non-biodegradable? Second question है, give any two way in which biodegradable substance would affect the environment. और third question है, give any two way in which non-biodegradable substance would affect the environment. तो यहाँ पर मैं आपको सबके आंसर बता देता हूँ एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, why are some substances are biodegradable and some substances are non-biodegradable. तो ऐसे सब्सटेंस जो देखो यहाँ पे, सब्सटेंस विच कैन बी एक्टेड अपॉन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया के एक्शन से डिग्रेड हो जाते हैं, वो क्या हो जाएगी आपके, बायोडिग्रेडेबल। और जो सब्सटेंस बैक्टीरिया के एक्शन से डिग्रेड नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे आपके, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, किस तरह से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। सो दे विल सर्व एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड for flies and mosquito, and which are carrier of the disease like cholera, malaria, etc. तो ये जो देखो, मतलब कि डिग्रेड होने में 3 से 4 दिन या हफ्ता भर दे सकते हैं, तब तक ये क्या करेगी, गंदगी की तरह हमारे इन्वायरमेंट में पड़े रहेंगे, और इसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग होगी, और यही मॉस्किटोज़ एज ए कैरियर
कैरियर काम करते हैं बहुत सारे बीमारी डिजीज़ के लिए। दे प्रोड्यूस फाउल स्मेल एंड कॉज एयर पॉल्यूशन, और ये क्या करते हैं आपके फाउल स्मेल प्रोड्यूस करेगा और उससे क्या हो जाएगा आपका एयर पॉल्यूट हो जाएगी। थर्ड था कि कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। एक्सेस यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स रन ऑफ विथ रेन वाटर टू वाटर बॉडीज एंड कॉज वाटर पॉल्यूशन। They may choke the sewer system of the city or town and that may overflow over road। अब ये क्या होगा कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होगी वो अगर ड्रेनेज में चले जाएंगे तो वहाँ उस ड्रेनेज को क्या कर देंगे सील कर देंगे, जिसकी वजह से पानी जो है वो रोड पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। Now, visit any town or city and we are sure to find a heap of garbage all over the place. Visit any place of tourist interest and we are sure to find the place littered with the empty food wrappers. In the earlier classes, we have talked about the problem of dealing with the garbage that we generate. Let us now discuss at the problem a bit more deeply. तो हम कहीं पे भी जाएंगे किसी भी सिटी में तो वहाँ पर हमको बहुत सारा हीप ऑफ गार्बेज मतलब कचरे का ढेर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और स्पेशली जब भी हम टूरिस्ट प्लेस पे जाते तो वहाँ तो हमको कचरा इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई देता ही है। तो अब इसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारी जो एक्टिविटी 13.7 है वो है फाइंड आउट व्हाट हैपन टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम एंड इज देयर अ सिस्टम in place to collect this waste. Find out how the local body, panchayat, municipal corporation, resident welfare association deal with the waste and are there mechanism in place to treat the biodegradable and non-biodegradable waste separately. Calculate how much waste is generated at home in a day, how much of this waste is biodegradable. Calculate how much waste is generated in the classroom in a day and how much of this waste is biodegradable. Suggest way to dealing with this वेस्ट। तो यहाँ पर हमको कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोल रखा है, हमको अलग अलग चीज़ों के को ऑब्जर्व करने को बोला है। ये बताना कि इनमें से कितनी जो मटेरियल या सब्सटेंस जो है वो बायोडिग्रेडेबल है और कितने मटेरियल और सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एक्टिविटी 13.8 फाइंड आउट हाउ the sewage in your locality is treated. Are there mechanisms in place to ensure that local water bodies are not polluted by the untreated sewage? Find out how the local industry in our locality treat their wastage. Are there mechanisms in place to ensure that the soil and water are not polluted by this water? तो ये म्यूनसिपल का जो वर्क होता है उसको हमको ऑब्जर्व करने को बोला गया है और हमको ये पता लगाना कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं वर्क करती है। Improvement in our lifestyle have resulted in a greater amount of the waste material generation. Changes in attitude also have a role to play with more and the more things we use becoming disposable. तो ये जो हमारे लाइफ स्टाइल में रेगुलरली इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है। और जो चेंज इन एटीट्यूड है वो भी इस चीज़ के लिए मतलब कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनको हम वन टाइम में यूज़ कर सकें और फिर हम उसको थ्रो कर देते हैं इधर उधर। चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन आवर इन्वायरमेंट। और हमने आज बहुत सारी ऐसी पैकेजिंग होती है जो आपके नॉन प्लास्टिक में होती है और प्लास्टिक हमको पता है कि कैसा है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये जो हमारे सारे एक्शन हैं किस तरह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। थिंक इट ओवर। डिस्पोजेबल कप्स इन अ ट्रेन। इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स they will probably remember a time when a tea in a train was served in a plastic glasses which had to be returned to the vendor. The introduction of disposable cup was held at a step forward for the reason of hygiene. तो पहले क्या हुआ करता था कि प्लास्टिक कप में टी सर्व की जाती थी ट्रेन में और वो ये जो प्लास्टिक कप है वापस से हमको वेंडर को क्या करना पड़ता था देना पड़ता था।
लेकिन फिर क्या हुआ कि डिस्पोजेबल कप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कि वन टाइम यूज़ करके उसको हम क्या कर देते थे, थ्रो कर देते हैं। नो वन एट दैट टाइम परहैप्स थॉट अबाउट द इम्पैक्ट कॉज बाय द डिस्पोजेबल ऑफ मिलियन ऑफ दिस कप ऑन अ डेली बेसिस। सम टाइम बैक कुल्हड़, दैट इज डिस्पोजेबल कप मेड ऑफ clay, was suggested as an alternative, but a little thought showed that making these cooler on a large scale would result in the loss of a fertile topsoil. Now disposable paper cups are being used, and what do you think are the advantage of disposable paper cups over disposable plastic cup? तो क्या हुआ कि डिस्पोजेबल पेपर कप के साथ में कुल्हड़ का जो आइडिया था वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब कुल्हड़ का आइडिया अच्छा था क्योंकि जो ये कुल्हड़ जो होते हैं वो मिट्टी से बने हुए होते हैं और मिट्टी इजीली वापस से उस हमारा जो अर्थ सरफेस है उसके साथ में मिल जाती है। लेकिन जो कुल्हड़ को बनाने के लिए जो मिट्टी सॉइल यूज़ हो रही थी वो फर्टाइल सॉइल होती थी, तो इस तरह से क्या हो रहा था कि ये एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कर रहा था। तो अब जो हम यूज़ करते हैं वो डिस्पोजेबल कप यूज़ करते हैं, और डिस्पोजेबल कप जो यूज़ करते हैं वो पेपर कप यूज़ करते हैं। तो पहले जो हम प्लास्टिक कप यूज़ करते थे उसकी जगह पर अब हम क्या कर रहे हैं, पेपर कप यूज़ कर रहे हैं। और ये जो पेपर कप है ये कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये अपने आप ही बायोडिग्रेड हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद में। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी 13.9 दे रखी है और कुछ एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दे रखे। व्हाट इज़ द ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट अवर इकोसिस्टम। और सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल, गिव एनी टू मेथड्स। तो यहाँ से देखो हम इन दोनों के आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज ओजोन लेयर। So basically ozone is a form of oxygen and it has a molecular formula O3. It is present at a higher level of atmosphere and it protects the ecosystem from the harmful effect of ultraviolet rays coming from the sun. UV rays may cause skin cancer, cataract to us. तो ओजोन क्या है, ये एक ऑक्सीजन का फॉर्म है और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है O3, और ये हमारे एटमॉस्फेयर के हायर रीजन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। इट प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। और ये जो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनसे हमारे अर्थ को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो क्या कॉज करती है, स्किन कैंसर और कैटरैक्ट। कैटरैक्ट बेसिकली क्या होता है, मोतियाबिंद। अब सेकंड क्वेश्चन था कि कैसे आप जो वेस्ट है उसको आप अपने कुछ ऐसे सजेशन जिससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। द फॉलोइंग मेजर कैन बी एडोप्टेड फॉर द रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल। रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बाय बर्निंग इन इंसिनरेटर। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि जो वेस्ट है उसको किस में बर्न करें, इंसिनरेटर। इसका डायग्राम यहाँ पर है तो मैं अभी आपको बता दूंगा। प्रोड्यूस कंपोस्ट एंड बायोगैस फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनसे हमको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कंपोस्ट और बायोगैस। तो बेसिकली इंसिनरेटर क्या होता है आपका, ये भट्टी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, उसको इतने हाई टेम्परेचर पर जो वेस्ट होता है उसको इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हैं कि वो टोटली बर्न हो जाता है। और जो मतलब कि जो पॉल्यूटेंट जो है वो रिलीज़ नहीं होते, स्मोक के साथ में, धुएं के साथ में पॉल्यूटेंट रिलीज़ नहीं होते। तो इस तरह से हम एयर पॉल्यूशन को कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।